Hi, so today I'm going to talk about the Bose-Einstein condensate. So first of all, we will talk about what is Bose-Einstein condensate. तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में होता ये है कि कोई बोसोनिक पार्टिकल है जिसका लो डेंसिटी है और वो कोई लो टेम्परेचर पे उसका ट्रांजिशन होता है और कोई वो स्टेट में जाता है और कंडेंसेट बनता है। उसका कोई कंडेंसेट मतलब एक उसका एक एग्रीगेट बनता है, तो उसको हम बोलते हैं बोसोनिक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दिस इज़ अ फिफ्थ, we can say that this is a type of state just like solid liquid gas, and it can also be told that it is a fifth matter of state. So जैसा कि सॉलिड लिक्विड गैस भी एक मैटर है और उसी तरीके का ये भी एक मैटर है जो कि लो टेम्परेचर पे पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कैसे ये स्टेट हम लोग को मिलेगा। तो ये जो स्टेट जो है सबसे पहले मतलब थ्योरेटिकली दिया गया था बोस और आइंस्टाइन के द्वारा। तो पहले इसका बेसिक्स देख लेते हैं। क्या है कि पहले सबसे पहले देखते हैं कि बोसोनिक पार्टिकल होते क्या हैं। तो बोसोनिक पार्टिकल वो होते हैं जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जिनका हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, जिसको हम एक दूसरे से अलग ना कर पाएँ, उन्हें हम बोसोनिक पार्टिकल बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग इनडिस्टिंग्विशेबल और इंडिपेंडेंट मीन्स इट इज़ नॉन इंटरेक्टिंग, मीन्स ये जो एक कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब इंटरेक्शन दोनों का नहीं हो रहा है तो अब क्या होगा कि दोनों का सबका अलग अलग डायनेमिक्स होगा। तो अब बोसोनिक पार्टिकल का जो स्पिन है वो 0 1 2 3 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर होता है। और ये जो बोसोनिक पार्टिकल होते हैं वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं करते हैं, जो कि इसी के कारण तो ये S=0 1 2 हो पाए हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एट अ हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी क्या होगा कि ये गैस है। एट अ हाई टेम्परेचर क्या होगा, इसके पास लो डेंसिटी होगा, डेंसिटी इज़ लो, राइट। सो वेलोसिटी वुड बी ग्रेटर। वाई? बिकॉज टेम्परेचर इज हाई, as we will see, as we can see, the average velocity is equal to root under 8 kT upon m for ideal gas. So it is some more like ideal gas, but it is not ideal gas. So होगा क्या कि ये रूट अंडर टी पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी होगा उसके पास, तो हाई वेलोसिटी भी होगा, और हाई वेलोसिटी के कारण हाई टेम्परेचर है, और टेम्परेचर के कारण ही हाई वेलोसिटी, और वो रैंडम मोशन कर सकता है, कहीं पे भी इंडिपेंडेंट रैंडम मोशन हो रहा है। ठीक है, तो उसका वेवलेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो लैम्डा = h/mv। ठीक है, तो लैम्डा जो है वो क्या है कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी पे जब लैम्डा डिपेंड कर रहा है तो जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कूलिंग करूँ, ठीक है, और कूलिंग करूँगा तो क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंक्रीज़ कर जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगा। वेवलेंथ इंक्रीज़ हुआ तो हुआ क्या कि फिर फर्दर कूलिंग किया मैंने। फर्दर कूलिंग करने के बाद क्या होगा कि एक स्टेट जो है लॉक होने लगेंगे, एक जगह पे स्थित होने लगेंगे, एक ही जगह पे स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, एक रिजेंबल क्या होगा कि उनका जो है सुपरपोजिशन हो जाएगा, वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, और वो एक सिंगल मैटर की तरह बिहेव करने लगेंगे एट अ टेम्परेचर TB। TB इज द क्रिटिकल टेम्परेचर वेयर द बोस-आइंस्टाइन पार्टिकल्स starts to found, where let us suppose there is a two state, E = 0। E = 0 मीन्स एनर्जी जो है 0 है और E > 0 है। तो ऐसा जगह पे जहाँ पे E > 0 है और वहीं उसी टेम्परेचर से E = 0 पे जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाना चालू हो जाए, उनको हम बोलेंगे कि बोस-आइंस्टाइन टेम्परेचर इस पोजीशन पे है। आगे हम देखेंगे उसको क्या बोलते हैं क्लियरली, पर अभी के लिए इतना ही कि अभी के लिए हम देखते हैं आगे मैं बताऊंगा। तो होगा क्या कि TB इज़ द टेम्परेचर वेयर
द पार्टिकल कंडेंसेट इनटू अ स्टेट एंड रिगार्डेड एज अ सिंगल मैटर विच इज़ नोन एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे कि ये टीवी बार बार आ रहा है, टीवी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, बार बार आ रहा है, तो उसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब वो डिपेंडेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्यूपेंसी इंडेक्स क्या है। तो ऑक्यूपेंसी इंडेक्स होता है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल फाउंड इन अ स्टेट मीन्स FE जो है, अगर मान लें कि कोई स्टेट है, क्वांटम स्टेट है, उसमें पार्टिकल फाइंड हो रहा है, मतलब पार्टिकल पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे FE = 0 मीन्स ऑक्यूपेंसी जो है उसका पूरा फील्ड है। ठीक है, और जहाँ पे पार्टिकल क्वांटम स्टेट है वहाँ पे एक भी पार्टिकल नहीं है, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि उसका ऑक्यूपेंसी 0 है। तो क्या है कि ऑक्यूपेंसी नंबर, ऑक्यूपेंसी इंडेक्स जो है वो 0 चाहे 1 के बीच में ही होगा। तो अब बोस-आइंस्टाइन के लिए ऑक्यूपेंसी जो है उसका फार्मूला कुछ ऐसा होगा, e⁻e -μ/kT-1। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेंसी का FE का एक ये जो डिराइवेशन है इसका अलग से डिराइवेशन होगा, पर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। और अगर मुझे देखना है कि किसी पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे देखने हैं किसी एनर्जी स्टेट के बीच में, दो एनर्जी स्टेट के बीच में E + DE, छोटे से एनर्जी के बीच DE के बीच में देखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, NDE DE डेल्टा DE। सो होगा क्या कि अब ऐसे लिख पाएंगे GDE, जो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कैसे लिख सकते हैं इसको, 2πμV m × 3/2 into E √E dE/h3। h3 इज़ द प्लैंक कांस्टेंट। तो ये हम लोग इसका अलग इसका भी एक अलग डिराइवेशन है। ठीक है, तो ये डिराइवेशन हम लोग अगर अलग इनका भी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ मेन एम है कि टीवी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब क्या है कि मुझे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूरे n स्टेट के लिए नंबर ऑफ n जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो मुझे फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग dNE को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी के बीच में। 0 से इन्फिनिटी के बीच में क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी जो है यहाँ पे वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखें, तो अब क्या है कि ये जो पूरा टर्म है NDE जो है पूरा टर्म हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या है, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे कि E/kT = Z, और इसको क्या लिख सकते हैं, E = ZKT लिख सकते हैं। तो ZKT को हम यहाँ पे जैसे Z यहाँ पे लिख लिया, Z तो आएगा ही ये Z, और KT क्या हो जाएगा 1/KT √KT आएगा, और यहाँ पे DE क्या आ जाएगा, उसका भी KT आएगा, पर DZ यहाँ पे रह जाएगा, पर KT क्या हो जाएगा, KT 3/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 यहाँ से और एक 1 यहाँ से, तो वो दोनों प्लस होकर 3/2 हो जाएंगे, और वो 3/2 यहाँ पे दोनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 2πV जो V जो है अपना V जो है वो टोटल स्पिन है। ठीक है, तो वो 2s+1 होगा, और s मुझे पता ही है कि या तो 0 1 2 3 होगा, क्योंकि बोसोनिक पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग ये सब कैलकुलेट कर लिए, पर एक चीज़ हम लोग भूल गए कि क्यों यहाँ पे μ = 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो μ = 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे μ जो है हमेशा, μ क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, जो कि 0 होगा। क्यों 0 होगा, और एक बात और जानने वाली बात है कि केमिकल पोटेंशियल हर समय निगेटिव होता है बोस-आइंस्टाइन पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 क्यों होगा वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे n जो है बहुत बड़ा नंबर है, बहुत नंबर पार्टिकल्स होंगे, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो यहाँ पे हम n लिख लेंगे, और k जो खुद ही एक छोटा नंबर, और t खुद ही एक 0 जा रहा है, मतलब बहुत 10 20 मीन्स 3-4 केल्विन पे जा रहा है, तो वो खुद ही बहुत छोटा है। तो क्या हो जाएगा कि μ जो है 0 को टेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली μ यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लिए कि μ = 0 होगा, और उस पर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि e⁻z -1, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऐसा आ गया। अब ये इंटीग्रल को रेमन-जीटा इंटीग्रल बोलते हैं, इसको G3/2 भी बोलेंगे, पर वहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका कैलकुलेशन जो है डायरेक्ट करके मेरा क्या आएगा 1.1306 √π।
जिसको हम बोलेंगे 2.162, ठीक है। वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें क्या मिलेगा, जो कि पूरा जो कैलकुलेशन करके यहाँ पे 2.16 जो भी है, तो यहाँ पे डेंसिटी हमें पता लग रहा है कितना है। मेरा मेन एम अभी तक क्या था कि टीवी कैलकुलेट करना था। तो टीवी जब मुझे कैलकुलेट करना है, तो टीवी जब कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टीवी यहाँ से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। टीवी सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा कि मुझे रिलेशन पता लगेगा कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है स्पिन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो स्पिन पे है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 3/2 के, और m पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और n/v पे जो n/v जो डेंसिटी है उस पर 2/3 पे। तो अब हम देख सकते हैं कि टीवी जो है 3 वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने बताया था कि जो ऐसा टेम्परेचर है जिसके नीचे जाने पे सारी स्टेट्स जो है वो n=0 पे जाएंगे। n=E=0 पे, मतलब जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल जो है E=0 स्टेट पे जाएंगे, जो कि यहाँ पे 2 स्टेट हम लोग मान रहे हैं, E=0 और एक्साइटेड स्टेट। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि E=0 स्टेट मान रहे हैं कोई भी पार्टिकल जो है। टोटल में पार्टिकल क्या मान रहे हैं कि या तो 2 स्टेट है, एक E=0 है और E नहीं तो E>0 है, दोनों में से किसी पे जाएगा, ठीक है। तो अगर T जो है टीवी अगर ग्रेटर दैन T है तो क्या है कि सारा जो स्टेट होगा वो जो E>0 पे ही होगा, जो पार्टिकल सारे होंगे यहीं पे होंगे। पर अगर T लेस देन TV होगा तो होगा क्या कि पार्टिकल्स जो है कुछ जो है वो जाने लगेंगे n=E=0 पे, मतलब ग्राउंड स्टेट पे जाने लगेंगे, ठीक है। तो वही मुझे पता करना है कि एट T=0 पे कितना ज़्यादा ग्राउंड स्टेट पे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो सब उस कैलकुलेशन को करने के लिए मुझे पता है टोटल नंबर ये है, वो जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है, ठीक है। और n=E>0 मुझे पता करना है। तो डायरेक्टली ये जो चीज़ है मैं यहाँ से उठा लिया हूँ, ठीक है, वही चीज़ हूँ। तो अब क्या है कि सिर्फ v को इधर मैंने ले लिया है, और ठीक है। और अब E को जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था वही करना है, और म्यू यहाँ पे तो 0 हो गया क्योंकि यहाँ से भी लो टेम्परेचर है, यहाँ पे तो टेम्परेचर जो उससे भी ज़्यादा लो, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है ये μ=0 पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ जो यहाँ पे हम लोग को मिला था सेम चीज़ है, वही चीज़ है, पर यहाँ पे जो T है वो टेम्परेचर दूसरा है और यहाँ पे TV है टेम्परेचर, ठीक है। पर अब क्या है कि ये जो n जो है ये टोटल नंबर ऑफ n है और n E>0 है, इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो ये TV जो है इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड जब करूँगा n E>0 अपन n को n E>0 अपॉन n को मैं डिवाइड करूँगा, जैसे कि यहाँ से n जो आएगा तो क्या हो जाएगा कि ये टर्म कट जाएंगे 2.16, ये टर्म v और v यहाँ पे भी जाएगा, वो भी कट जाएगा, h³ कट जाएगा, ठीक है, 2π कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 2m kT सब कट जाएंगे, बचेंगे क्या t, tb और t। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा अपना t b 3/2, tb नहीं t, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में तो t है, t 3/2 और tb 3/2, और बचेगा क्या। अब इसको n को हम लोग देख सकते हैं, n को हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। ये जो हम लोगों ने लिखा है ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या पता लगा E जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है एट <0 एक्साइटेड स्टेट पे कितने ज़्यादा हैं ये हमें पता लग गया। तो अब ग्राउंड स्टेट पे भी निकाल लेंगे क्योंकि टोटल नंबर मुझे पता है, ठीक है। और ये सारे जो कैलकुलेशन है ये TB लेस देन T के लिए हम कर रहे हैं। तो अब मुझे पता लगा कि ये ऐसा होगा, तो इसको माइनस में इधर से कर लिया तो मेरा ये रिजल्टेंट ये आया, ठीक है। तो NE = n × 1 - T अपॉन TB 3/2। तो ये मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्टेट 0 ये मुझे यहाँ से पता लगा, ठीक है। तो अब मैं इसका जब ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1, ये जो ग्राफ बनाया गया है एन नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टेट वर्सेस टी अपॉन टी बी। तो टी अगर टी इक्वल टू टी बी हुआ, अगर टी इक्वल टू टी बी होगा तो क्या हो जाएगा, एन जो है सीधा सीधी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख के लग रहा है, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, एन ई जो है वो एन ई मतलब कि क्या कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। इसका मतलब कि जो टी इक्वल टू टी बी पे मेरे पास एक भी ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल नहीं होंगे। जब इधर से हम जब डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होगा, क्योंकि टेम्परेचर इधर इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगर इधर डिक्रीज़ होगा तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल्स इंक्रीज़ होंगे। वेयर एज अब क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स जो है वो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो कंजर्व ही रहेंगे, ठीक ना। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल भी हम लोग लगा रहे हैं कि पार्टिकल जो है यहाँ पे अगर दोनों को प्लस करें तो कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल ही आएंगे, n आएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे n पार्टिकल ही आएंगे, देखेंगे तो n पार्टिकल ही आएंगे उस टेम्परेचर के बाद, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना है उतना यहाँ से कंपनसेट हो रहा है। अगर दोनों को यहाँ पे प्लस करें तो क्या होगा, n ही आएगा, यहाँ पे प्लस करें n ही आएगा, यहाँ पे प्लस करें n ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम देखने में लग रहा है कि हाँ दोनों जो है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक इसका बना लेंगे तो सिमिलरली इसका ही बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 3 चीज़ देख सकते हैं कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का टेम्परेचर क्या होगा, कौन से टेम्परेचर पे ये बनना चालू होता है वो मुझे पता लगा अभी यहाँ से। और उन दोनों का पार्टिकल्स डायनेमिक्स जो कब जाके ई इक्वल टू जो है 0 पे, मतलब ग्राउंड स्टेट पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जा रहे हैं और कब वहाँ से ख़त्म हो जा रहे हैं, ये मुझे पता लगा। और ये क्वालिटेटिवली देख लिया कि अच्छा ऐसे टेम्परेचर कूलिंग करेंगे तो उतना ज़्यादा कंजस्टेड होगा, कंडेंसेट बनेगा। तो ये हम लोग देख लिए कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में ये सब होता है। तो ये बेसिक थिंग थे और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का BEC, जो कि सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा दिया गया था और आइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है। फिर थैंक यू सर, थैंक यू।